हेलो बच्चों, मैंने एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है जो उन बच्चों के लिए जो लोग अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं और जिनको फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट है। सो इफ़ यू आर द वन जो JEE और नीट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आप इसको अपने प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हो और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है पूरा फिजिक्स को कंसेप्चुअली समझना और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द दीज एग्जाम्स तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन चलो शुरू करते हैं। दिस इज आवर सेकंड लेक्चर। हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया। सो दिस इज आवर सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेविटेशन का केप्लर्स लॉ स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी केप्लर्स लॉ, उसके तीनों लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, यू कैन गो एंड वॉच इट। ठीक है, ब्रीफली हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं केप्लर्स लॉ का। सो विद दिस चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सो मैं ब्रीफली बता देता हूँ केप्लर्स लॉ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था और आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। एंड फॉर डिटेल नोट्स तो आप एनीवे वीडियो देख ही सकते हो। ठीक है, और नोट्स इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन डायरेक्टली गो एंड जस्ट डाउनलोड इट एंड वॉच इट। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केप्लर्स फर्स्ट लॉ। सो आई थिंक यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख लो। सो इट इज बिलीव दैट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो दिस इज अ सर्कुलर। सो केप्लर ने ऑब्जर्व किया कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, नॉट द सर्कुलर ऑर्बिट। सो दिस इज आवर अर्थ, यहाँ पे अपना अर्थ है एंड अर्थ इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग। और अर्थ का जब डिस्टेंस सन से ज़्यादा होता है, दिस इज ऑब्जर्वेशन मेड बाय केप्लर, तो उसका स्पीड कम होता है और जैसे अर्थ का डिस्टेंस सन से कम होता है उसका स्पीड बढ़ जाता है। ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम दिस एनिमेशन, ओके, केप्लर्स फर्स्ट लॉ। सो इट टेल्स all the planets revolve around the sun in elliptical orbit. So if you understood this part, हम लोग जाते हैं केप्लर्स सेकेंड लॉ पे। सिंस इट इज सर्कुलर ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट, सो स्पीड सेम नहीं है, तो उसके लिए केप्लर्स ने सेकेंड लॉ दिया दैट ओके। सो व्हाट इज द सेकेंड लॉ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, सो आपको जो ये एरिया है, 3 दिन पहले अर्थ यहाँ पे था, अभी वो 3 दिन बाद में अर्थ यहाँ पे है, तो जो भी 3 दिन पहले का और यहाँ तक का कोई भी एरिया है वो ऑलवेज सेम रहेगा, अर्थ का कोई भी पोजिशन होने दो। ठीक है, सो what is the law, like dA upon dt is equal to constant। मतलब 3 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, जो भी आपने कांस्टेंट टाइम ले लिया है, ठीक है, उस टाइम पीरियड में अर्थ हमेशा सेम डिस्टेंस सेम एरिया कवर करेगा इफ इट स्वीप्स द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो इफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट तो जस्ट क्विकली जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हम लोगों ने इस पर क्या केप्लर का अंडरस्टैंडिंग था, उसको एनिमेशन में कैसे किया। सो अर्थ 3 दिन पहले इधर था, सो इट इज गोइंग टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी सेम एरिया इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो इफ यू अंडरस्टूड द सेकेंड पार्ट, सेकेंड लॉ ऑफ केप्लर, ओके, नाउ वी कैन गो टू आवर थर्ड लॉ ऑफ केप्लर। ओके, सो थर्ड लॉ ऑफ केप्लर इज, ओके, आई जस्ट राइट इट हियर, थर्ड, आई डोंट नो क्या हो गया इसको, आई गेस कुछ, हाँ, नाउ लेट्स सी इफ आई राइट थर्ड लॉ, केप्लर का थर्ड लॉ क्या है, दैट इज टाइम टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। व्हाट इज द ए, कोई भी प्लैनेट का सेमी मेजर एक्सिस है। सो सपोज दिस इज सन एट द सेंटर, यहाँ से सपोज अर्थ का दिस इज सेमी मेजर एक्सिस। अगर आप बोलो जुपिटर का सपोज यहाँ पे है, बाकी प्लैनेट्स का भी उधर ही है। ओके, सो उसका जो टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड मतलब अर्थ फॉर एग्जांपल इज टेकिंग 365 डेज, ऐसा पूरा एक रोटेशन में 365 डेज है। बाकी दूसरे प्लैनेट्स को उससे कम हो सकता है, बाकी उसको फॉर एग्जांपल अर्थ से सन के पास में कौन से, मार्स एंड मर्क्यूरी। ठीक है, मार्स और मर्क्यूरी का ऑब्वियसली अर्थ से कम रहेगा और जिनका ए सेमी मेजर एक्सिस ज़्यादा है, ओके, उनको ज़्यादा टाइम लगेगा टू कंप्लीट वन रोटेशन। सो इफ आई जस्ट प्ले इट, यू कैन सी जिसका जितना सेमी मेजर एक्सिस से डिस्टेंस कम है वो उसका स्पीड ज़्यादा है, दैट मीन्स टाइम पीरियड उसका कम है। मतलब फॉर एग्जांपल आई गेस मर्क्यूरी को काफ़ी कम टाइम लग रहा है, देन उसके बाद में मार्स को थोड़ा और ज़्यादा टाइम है एंड अर्थ को ज़्यादा है। सो दिस आर द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन द केप्लर्स लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ में, एंड वी हैव सीन द वीडियोज ऑल्सो। सो नोट्स ऑल्सो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड यू कैन यूज़ इट। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट, आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो मैं मस्त हेडिंग लिख देता हूँ।
सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग, आप भी चाहिए तो नोटबुक और पेन ले लो एंड साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट एंड फिनिश दिस चैप्टर टुगेदर. सो चलो शुरू करते हैं. सो मैं हेडिंग लिख देता हूँ, आप भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो यू कैन सी दिस जेंटलमैन न्यूटन, उसने हाथ में नोटबुक पकड़ी है न्यूटन जी ने, और ऑब्वियसली गिरता हुआ एप्पल भी है. बट पहले हम लोग काम करते हैं. लेट्स सी फर्स्ट न्यूटन ने बोला क्या है. ठीक है, न्यूटन्स का लॉ देखते हैं, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यूटन को अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई, न्यूटन ने ऐसा क्या सोचा. ठीक है, सो लेट्स राइट. ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यू कैन साइमल्टेनियसली राइट. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एवरी ऑब्जेक्ट in universe attracts every other object with a force which is proportional to respective masses and inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them. ठीक है, सो दिस इज द न्यूटन्स लॉ. मैं वैसा लिख दिया. सो व्हाट एक्चुअली टेल्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is proportional to respective masses and inversely proportional to square of distance between them. So इसका मीनिंग क्या है. ओके, इफ आई जस्ट राइट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूटन्स लॉ. सपोज gravitation is a force. As per Newton, gravitation is the force. Force is directly proportional to दोनों का मास. ठीक है, सपोज एक काम करते हैं, देयर इज वन ऑब्जेक्ट हियर. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे. सपोज इसका मास m1 है और इसका मास m2 है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, फोर्स जो भी रहेगा, ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये दोनों का मास m1 m2. ठीक है, एंड ये दोनों का जो भी डिस्टेंस रहेगा, सेंट्रल डिस्टेंस. ठीक है, सपोज दिस इज डिस्टेंस r, सो प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. सो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, ये लॉ कैसे आया, मतलब न्यूटन्स को ये कैसे अंडरस्टैंडिंग आया, वो आप लोग आई थिंक उसको इसमें कंसिडर किया है वीडियो लेक्चर में, तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा. ठीक है, सो कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट, न्यूटन ने पहले ही न्यूटन्स के 3 लॉज बना दिए थे. लॉ ऑफ इनर्शिया वाला, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स ऑल 3 लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन को पता था कि फोर्स, ठीक है, मैं ब्रीफली बोलता हूँ. ठीक है, न्यूटन को पता था कि फोर्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. ओके, या फिर सीधा फार्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो न्यूटन ऑलरेडी नो कि वो मास फोर्स को अफेक्ट करता है, तो उसलिए यहाँ पे मास इज जस्टिफाइड. बट न्यूटन को ये भी पता था कि मून एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में लिख पाना इज नॉट गुड, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉट फिक्स्ड एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का अर्थ से डिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड, तो फिर उसका एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है. तो इसलिए उसने एक्सेलरेशन का जो फैक्टर है उसको डिस्टेंस के फॉर्म में लिखा. ठीक है, दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग ma, उसने एक्सेलरेशन के ऊपर जो डिस्टेंस का इफेक्ट था, वहाँ से उसने डिस्टेंस को स्क्वायर के फॉर्म में लिखा. ठीक है, न्यूटन को ऑलरेडी केपलर्स लॉ पता था. ठीक है, अगर न्यूटन को अगर केपलर्स लॉ पता है, तो केपलर का फर्स्ट लॉ में क्लियरली बोला था कि इट्स इलिप्टिकल शेप. अगर वो इलिप्टिकल है तो इट वाज श्योर कि उसका डिस्टेंस बढ़ा तो एक्सेलरेशन कम होता है. बट अगर वो इलिप्टिकल है तो इट्स नॉट सर्कुलर. अगर इलिप्टिकल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस नहीं हो सकता. इट मस्ट बी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. और न्यूटन ने इसमें बहुत सारे अजम्पशंस किए हैं. ठीक है, सो वंस यू अंडरस्टूड दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, देयर रिस्पेक्टिव मासेस,
दोनों ऑब्जेक्ट का रिस्पेक्टिव मासेस अलोंग विथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक आवर अर्थ, ठीक है, दिस इज आवर अर्थ। सपोज एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, दिस इज आवर अर्थ, EARTH अर्थ। और सपोज नियरेस्ट कोई पॉइंट है तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, फॉर एग्जांपल दिस इज मून, तो अर्थ का मून डिस्टेंस इज वेरी हाई, सो मून के ऊपर का एक्सेलरेशन इज आई गेस 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको एक्सेलरेशन भी कम होता है। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस। और न्यूटन्स को ऑलरेडी ये दोनों चीज़ें पता थी, उस हिसाब से न्यूटन ने ये फार्मूला फॉर्मुलेट किया, ठीक है। दिस इज द फार्मूला। नाउ कम बैक टू द इमेज, ठीक है। ऑब्वियसली न्यूटन ने ये जो फार्मूला है उसका एक फाइनल है, उससे पहले उसके दिमाग में काफ़ी कुछ थॉट प्रोसेस था। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यूटन ने ये फार्मूला डिराइव कैसे किया, मतलब उसके दिमाग में ऐसा क्या आया, देन ही मेड दिस कंक्लूजन। ओके, सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम एप्पल का पेड़ है, ठीक है, एप्पल का झाड़ है, और दिस इज फॉलिंग एप्पल, और यहाँ पे न्यूटन भाई साहब कुछ तो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। सो दिस इज न्यूटन ऑब्जर्विंग द एप्पल फॉलिंग। अभी न्यूटन को यहाँ से आइडिया आया, कहाँ से भी आया, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। हम लोग का काम है व्हाट न्यूटन थॉट। ओके, सो न्यूटन थॉट कि ये एप्पल इधर ही क्यों जा रहा है, वाई नॉट इन दिस डायरेक्शन, वाई नॉट इन अदर डायरेक्शन, ये इधर क्यों नहीं, उसकी खोपड़ी पे क्यों नहीं गिरा, ठीक है। दीज आर द थिंग्स न्यूटन थॉट। सो न्यूटन थॉट कि देयर मस्ट बी समथिंग ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ के पास कुछ तो भी है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल द प्लान एवरीथिंग इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। फिर न्यूटन ने एक सोचा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, इफ आई थ्रो इट, ठीक है, मैंने यहाँ से इसको थ्रो किया, सो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, मतलब वो अर्थ की तरफ ही गिरेगा। अगर ऐसा ड्रॉप किया तो सीधा नीचे आ रहा है, बट अगर मैं ऐसा फेंकूँ तो कैसे भी करके ऐसे घूम के नीचे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके आई हैव मेड एनिमेशन, तो एक काम करते हैं, लेट्स सी द एनिमेशन, आई गेस न्यूटन्स लॉ, दिस इज द एनिमेशन, ठीक है। सो सपोज दिस इज द सरफेस, तो अभी ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, दिस इज द सरफेस, ठीक है। इफ वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट, वो ऐसा ट्रैवल कर रहा है, अगर मैं उसे और तेज फेंकूँ तो इतना और डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सपोज इसे और तेज फेंकूँ तो और डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। देयर विल बी पॉइंट जब मैं इसे इतना तेज फेंकूंगा कि अर्थ के एक साइड से घूम के दूसरे साइड तक पहुंच जाए, ठीक है। लेट्स सी द एनिमेशन, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन द न्यूटन्स लॉ, ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ये जो इसके पीछे जो पूंछ जैसे दिख रही है, दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आई गेस नॉट दिस वन, यस दिस वन। सो दिस इज द सरफेस, इफ आई थ्रो द ऑब्जेक्ट, वो अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है, विदाउट एनी फॉर्मूला हम लोग देखने वाले। अगर उसे और तेज फेंका तो अर्थ का और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सपोज उसे और और ज़्यादा बाहुबली जितनी ताकत है उस हिसाब से हम लोगों ने फेंका तो और डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। उसे और स्पीड से फेंका, ठीक है, तो अर्थ के एक साइड से निकल के दूसरे साइड तक जा सकता है, ठीक है, उसे इतनी तेज फेंका है, ठीक है। सो नाउ अगर उसे और स्पीड से फेंका तो उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, एंड लेट्स सी उसे थ्रो किया, वो अर्थ के इट कैन कवर इंटायर ड्यूरेशन, पूरा डिस्टेंस कवर भी कर सकता है। अगर उसे मान लो स्पीड और बढ़ाया एंड इट इज़ एंटरिंग इनटू सरफेस, अभी भी वो गिर रहा है, ठीक है, बट उसका जो फॉर एग्जांपल अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा, अर्थ इज़ फॉलिंग, ठीक है, अभी भी ये गिर रहा है। सी अगर अर्थ यहाँ से गायब हो जाए, सी अगर ये अर्थ गायब हो जाए तो ये ऑब्जेक्ट अपने अर्थ के, अगर उसका ऐसा कुछ तो भी लेट्स मेक अ सर्कल जैसा कुछ बनाते हैं, ठीक है, ये सपोज इसका ऐसा कुछ तो भी ऑर्बिट है, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू दैट पार्ट, ठीक है, ठीक है। इफ़ यू थ्रो इट, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, आई गेस कुछ तो हो गया। एंड सपोज अगर आपने उसे ऐसे स्पीड से थ्रो किया कि इट इज़ फॉलिंग, ठीक है, अभी भी वो गिर रहा है लेकिन वो कभी अर्थ तक नहीं पहुंच रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ फॉलिंग, ठीक है, अभी भी वो गिर रहा है लेकिन वो अर्थ तक नहीं पहुंच रहा है।
लेट्स से ऐसा क्या है, ठीक है। सपोज मैं इसको यहाँ पे पॉज करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस। आई होप कि इस बार स्क्रीन इधर उधर ना हो जाए, उससे बहुत तकलीफ है। अगर यहाँ से अर्थ गायब हो जाए, ठीक है, अर्थ इज गॉन, ठीक है, तो उसको ऊपर कौन सा है, देयर विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। वो ये ऑब्जेक्ट इधर टेंजेंशियली यहाँ से भाग जाएगा, वो अर्थ के वापस चक्कर नहीं आने वाला, क्योंकि अर्थ इज नॉट देयर, सो देयर इज नो ग्रेविटेशन फोर्स, बट देयर इज अर्थ, ठीक है, अर्थ इज देयर, सो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को, या फिर मान अपना मून समझ लो, मून जो अर्थ के चारों बाजू में चक्कर लगाता है, तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, सो दिस इज ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। या फिर मैं एफ के फॉर्म में लिखता हूँ, एफ जी, ग्रेविटेशन फोर्स, एंड दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। दो फोर्सेस इसके ऊपर इमीडिएटली एक्ट हो रहे हैं बिकॉज ये सर्कुलर रोटेट हो रहा है, सो देयर इज अ ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्स का अगर मैं रिजल्टेंट लूँ तो इट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूसली एवरी स्टेट पे ये चेंज हो रहा है और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। सपोज द स्फीयर इज हियर, तो उस टाइम पे डायरेक्शन अलग हुआ, तो इसका रिजल्टेंट जो फॉलिंग जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज लाइक दिस, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली वो हमेशा गिर रहा है, लेकिन अर्थ का जो कर्वेचर है, फॉर एग्जाम्पल यू नो आई हैव दिस एप्पल, तो ये एप्पल ध्यान में रखो, एंड सपोज दिस इज मून, ठीक है, और ये अर्थ है, तो इट इज ऑलवेज फॉलिंग, लेकिन अर्थ का जो कर्वेचर है वो भी ऐसे ही बेंड हो रहा है, सो इट इज परपेचुअली फॉलिंग, लेकिन वो कभी अर्थ के सरफेस को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप जो भी देखते हो, यू नो दिस मून और जो अर्थ सन के चारों बाजू में चक्कर मार रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट दे आर कंटिन्यूसली फॉलिंग, लेकिन वो कर यू नो दिस यू नो सन और जो अपना अर्थ मून ये सब स्फेरिकल शेप है, यू नो, सो दे आर नेवर टचिंग द सरफेस, ठीक है। यू कैन सी it is always falling but it is never coming to the surface, ठीक है, it is falling। और आपने इसका ये भी देख लिया है कि in which direction actually, so इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको इधर फेंकने की कोशिश कर रहा है एंड ग्रेविटेशन इसको इधर खींच रहा है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, एफ आर लिखता हूँ मैं, सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, रिजल्टेंट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। सो ये हमेशा परपेचुअली इस पर रोटेट होते रहेगा, इनडायरेक्टली कंटिन्यूसली गिर रहा है, लेकिन कभी अर्थ की सरफेस पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। सो आई होप अंडरस्टूड। इससे न्यूटन ने कई साल लगे इसको समझने में, सो न्यूटन फाइनली मेड दिस कंक्लूजन कि जो मून है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है बट इट्स नेवर रीचिंग टू द सरफेस। ओके, क्विकली एक बार हम लोग और देख लेते हैं। इफ़ देयर इज वन ऑब्जेक्ट, अगर आपको कुछ नहीं समझाए तो एक बार वापस देख लो। सो अगर मैं इसको थ्रो करता हूँ तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उससे और तेज थ्रो किया तो अर्थ के किसी और डिस्टेंस पे भी ट्रैवल पहुँच सकता है। जितना उसका यू नो थ्रो का स्पीड बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा अर्थ के दूसरे डायरेक्शन तक पहुंचते जाएगा, ठीक है। सपोज आपको बहुत ही यू नो हनुमान बजरंगबली जितनी पावर है और आपने उसे फेंका एक साइड से, तो इट मे ट्रैवल टू द अदर साइड, और उसे इतना तेज फेंका तो इट मे एंटर इनटू द ऑर्बिट ऑल्सो। ऑर्बिट मतलब इट इज़ कंटिन्यूसली फॉलिंग, जैसा अभी गिर रहा है वैसे ही फॉलिंग है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू जस्ट गो टू द प्रीवियस वन, ठीक है, यहाँ पे भी कैसा है, इफ़ आई जस्ट प्ले इट अगेन, ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान में रखो इट इज़ फॉलिंग, बट इस केस में कैसा है, ग्रेविटेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और सेंट्रीफ्यूगल कम है क्योंकि इसका स्पीड उस हिसाब से बैलेंस नहीं है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा ऐसा करके फाइनली इधर है क्योंकि ग्रेविटेशन इज मोर स्ट्रॉन्गर इन दिस केस, ठीक है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू एंटर इन टू ऑर्बिट, और वो चक्कर जितना भी हो, एक चक्कर या दो चक्कर मार के अर्थ तक आ जाएगा। बट देर इज़ अ स्पीड, ठीक है, वो स्पीड पे आपने फेंक दिया, वो डायरेक्शन में फेंक दिया, तो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशन एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे एंड इट विल नेवर रीच टू द सरफेस। सो ऑल द सैटेलाइट्स, अपना जो मून है, अपने जो खुद की अर्थ है जो सन के चारों बाजू में चक्कर लगा रही है, ऑल प्लैनेट्स वो उस स्पीड को अटेन कर चुके हैं जहाँ पे वो रिटर्न कभी नहीं आने वाले, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, और अगर आपको समझ गया है सो अपन लेट्स मूव टू द यू नो और नोट्स। सो इफ़ यू सी द फार्मूला, अगर मैं इसमें से यू नो प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दूँ, सो आई कैन राइट एफ इज इक्वल टू जी, उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विद द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ दिस इज द फार्मूला जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसमें से योर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू है g इज इक्वल टू 6.67
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. सो दिस लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और इसमें जो g का वैल्यू हो न्यूटन्स की डेथ के आई थिंक कई साल बाद इट वाज एस्टिमेटेड कैलकुलेटेड. टिल देन प्रोपोर्शनलिटी साइन ही यूज होता था एंड g का एग्जैक्ट और मोर एक्यूरेट वैल्यू किसको पता नहीं था. नाउ इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द ग्रेविटेशन आई मीन दिस लॉ, अगर मैं इसका कुछ पॉइंट्स देखूँ, सो दिस इज अगर मैं ऐसे लिखूँ पॉइंट्स टू रिमेंबर या फिर आपको ध्यान में रहना चाहिए. ग्रेविटेशन फोर्स gravitational force is always attractive. So gravitation force is always attractive irrespective. अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक देखोगे बेस्ड ऑन द पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो सकता है, बट ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. सेकेंड, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स. Conservative force. Conservative means it depends on it's a point function. ठीक है. So gravitation force is a point force. Point function means okay, it is a point function. मतलब कि ये does not depends on the path. अगर किसी ऑब्जेक्ट का फॉर एग्जांपल अगर मैं सेम टू सेम यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, दिस इज एप्पल एंड सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है. सो अगर ये ऑब्जेक्ट कंसिडर दिस अर्थ, ओके, ठीक है, अभी ये अर्थ कंसिडर करो एंड दिस इज वन ऑब्जेक्ट. सो अगर मैं इसका डिस्टेंस अर्थ से जितना भी रहेगा या फिर वो कोई भी पाथ ट्रैवल करे अलोंग द अर्थ, उसका इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस के ऊपर आपका ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा. ठीक है, अगर उसका डिस्टेंस इस पॉइंट पे कहीं जितना भी है उस पॉइंट के हिसाब से आपका ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा. सो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, वो ऑब्जेक्ट कौन सा पाथ ट्रैवल कर रहा है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द पोजिशन. ठीक है, पॉइंट. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉइंट फंक्शन. एक और पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख सकता हूँ, आई गेस थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा डिस्टेंस पे. ग्रेविटेशन फोर्स इज अप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट मासेस. ठीक है, मैं लिखता हूँ यूनिवर्सल लॉ या फिर लिख देता हूँ दिस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट मासेस. या फिर नो वॉल्यूम, या फिर लिखते हैं सिंपल मोर साइंटिफिक टर्म में निग्लिजिबल, और दिस इज निग्लिजिबल वॉल्यूम. सो दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट लोड, मतलब जो ऑब्जेक्ट काफ़ी डिस्टेंस पे है और वी कैन कंसिडर इट एज अ पॉइंट. बट अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिसको हम लोग पॉइंट लोड में पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई देयर आर सम अजम्पशंस. ठीक है, अजम्पशंस लिख देता हूँ. ठीक है, सो अजम्पशंस आपको पॉइंट लोड हो नहीं सकता, तो अजम्पशंस क्या हमें करना, व्हाट अजम्पशंस यू हैव टू कंसीडर. सो फर्स्ट अजम्पशन इज फॉर स्फीयर. अगर कोई स्फीयर है तो उसका पूरा मास उसके सेंटर पे है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर स्फीयर, ठीक है, स्फीयर का कैसा है, सपोज इफ़ यू आर हैविंग अ स्फीयर, एक काम करते हैं हम लोग, एक कोई तो स्फीयर ड्रॉ करते हैं. सो वी हैव टू अज्यूम कि होल मास ऑफ द स्फीयर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर. ठीक है, होल मास ऑफ द स्फीयर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर एंड सपोज यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एंड एक काम करते हैं, लेट्स मेक अ ब्लॉक डायग्राम. अगर मेरा यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है एंड दिस स्फीयर इज दिस स्फीयर, उसका सेंटर अपने को अज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, टोटल मास इज एट द सेंटर और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है. सो वी कैन यूज दिस ग्रेविटेशन लॉ, F इज इक्वल टू G/m. ठीक है, एक काम करते हैं m1 और इसको हम लोग m2 रखते हैं डिवाइड बाई r स्क्वायर. ठीक है, दिस डिस्टेंस इज r. सो दिस इज द फॉर्मूला. ओके, सो दिस कैन बी यूज्ड. अगर कोई स्फीयर है तो वी हैव टू अज्यूम कि इसका पूरा मास उसके सेंटर में है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट. सेकेंड अपने को देखना पड़ेगा फॉर हॉलो स्फीयर. ठीक है, फॉर हॉलो स्फीयर. अभी हॉलो स्फीयर में कैसा है, लेट मी टेक अ स्फीयर, मैं सेम टू सेम अगर लेता हूँ. ठीक है, सिमिलर स्फीयर. सो दिस इज अ हॉलो स्फीयर
एंड कंसिडर दिस एज अ हॉलो स्फीयर, ठीक है। लेट अस टेक देयर इज अ पॉइंट मास, ठीक है। अगर पॉइंट मास सपोज यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तो वी हैव टू अज्यूम कि इसका सेंटर यहाँ पे है एंड दिस इज ओके, ठीक है, फॉर आउटसाइड मास, आउटसाइड मास, ठीक है। सो दिस इज सपोज m1, नो इशू। अगर ये हॉलो है तो वी हैव टू अज्यूम दैट इट्स होल मास इज इन द सेंटर एंड दिस इज m2 एंड सपोज इसके बीच का डिस्टेंस है r, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है। बट फॉर इनसाइड, अगर हम लोग के पास में सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इफ़ दिस इज हॉलो स्फीयर, ओके, इन दिस हॉलो स्फीयर आपका कोई ऑब्जेक्ट अंदर है, सपोज यहाँ पे, अगर ये सरफेस के अंदर है, ठीक है, ये भी जो आपका सरफेस है हॉलो स्फीयर का, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, सो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज 0, ठीक है। F इज इक्वल टू 0 फॉर इनसाइड ऑब्जेक्ट, फॉर ऑब्जेक्ट, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट इनसाइड हॉलो स्फीयर, ठीक है। इस केस में ऑब्जेक्ट इज C। अगर कोई स्फीयर है, क्विक रिवीजन, ठीक है, अगर कोई स्फीयर है, अगर कोई मास उसके आउटसाइड है, तो वहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2, दिस इज अजम्पशन, ठीक है, वेयर होल मास इज सेंटर एट द सेंटर, ऐसा अज्यूम करके हम लोगों को फॉर्मूला लिखना है। बट जस्ट इन केस अगर वो स्फीयर आपका हॉलो है, हॉलो में भी अगर मास या फिर ऑब्जेक्ट, फॉर आउटसाइड ऑब्जेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड, तो उस केस में भी अपन ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि मास इज एट द सेंटर, ठीक है, ये जो स्फीयर है इसका मास यहाँ पे सेंटर पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट आउटसाइड है, तो उस हिसाब से वी कैन यूज़ द फॉर्मूला। बट अगर इनसाइड है तो उस केस में टोटल मास, ओके, टोटल फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगा, all these forces will be 0, okay, so I hope you understood। और इसका प्रूफ है, I think you will get in the electrostatic, so nothing to worry, just try to remember this part। अगर वो हॉलो स्फीयर है, अगर वो हॉलो स्फीयर में ऑब्जेक्ट इनसाइड है, तो उस केस में we cannot use this फॉर्मूला, और उस टाइम पे ऑलवेज इट विल बी 0, ठीक है। सो अगर वो हॉलो स्फीयर है तो उसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इट विल हैव अ 0 ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि आप अज्यूम कर सकते हो कि इसको सब बाजू से ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा, ठीक है, और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और इसका प्रूफ वी विल सी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसका मीनिंग क्या है, ओके, सो आई हैव मेड वन एनिमेशन जो आपके आई थिंक काफ़ी काम आ सकता है, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। सो आई हैव मेड एनिमेशन, लेट्स चेक, दिस इज एनिमेशन, लेट इट प्ले। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये दोनों अजम्पशन, ठीक है, दोनों अजम्पशंस को अगर हम लोग इसको रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, सो इफ़ ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड ऑफ द अर्थ, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया है कि इसके लिए एनिमेशन है। सो नाउ लेट्स जस्ट सी, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट आउटसाइड है, ओके, सपोज देयर इज अ अर्थ और मून इसके चारों बाजू में चक्कर लगा रहा है, तो वी हैव टू अस्यूम कि दोनों का पॉइंट लोड है और उसका जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के फॉर्म में है और उसका जो पॉइंट है वो उनके सेंटर पे है, ठीक है। इफ़ दे आर हैविंग द कांस्टेंट डेंसिटी, तो नॉर्मली इट इज अज्यूम दैट इट इज हैविंग अ कांस्टेंट डेंसिटी इफ द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड। सो फर्स्ट वाले केस में हम लोगों ने देख लिया कि उसको अज्यूम करना है दैट इट इज सेंटर, और उस हिसाब से कैलकुलेशन करना है, वी कैन यूज द फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे करूँ, सो ठीक है, सो दिस वाज लाइक दिस शेप, तो यहाँ पे वी कैन यूज़ इसका मास यहाँ पे, दूसरा मास यहाँ पे, और उस हिसाब से दिस इज द रेडियस, ठीक है, फॉर आउटसाइड, ओके। एंड उसका फार्मूला एनीवे F इज इक्वल टू जी m1, इसमें से दोनों का मास डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है। दिस इज कॉमन अंडरस्टैंडिंग, हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। सो अगेन सेम थिंग इधर एनिमेशन फॉर्म में बताया, एंड वी हैव टू अज्यूम दैट दीज आर द पॉइंट मासेस, ठीक है। इफ़, ठीक है, अभी हम लोग सेकंड केस देखने वाले हैं। इफ़ ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द अर्थ, ठीक है, अगर अर्थ को थोड़ा जूम किया एंड दिस रेड पार्ट इज द ऑब्जेक्ट इनसाइड द अर्थ, तो हम लोग को अज्यूम करना है जो इनर पार्ट है, ठीक है, जो इतना पार्ट है उतना ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा जो उसके लिए आउटसाइड है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इफ़ आई ड्रॉ इट, तो यू कैन सी इतना सब पोर्शन इतना सब जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ओके, ऑब्जेक्ट का, वो
इसके अंदर बढ़ रहा है। तो न्यूटन्स का जो हम लोग का जो सेकंड अजम्पशन था फॉर अ हॉलो स्फीयर, उसके ऊपर कोई भी फोर्स रहेगा वो जीरो रहेगा, ठीक है, देयर वोंट बी एनी फोर्स, ठीक है। सो इतना सब जो आपका मास है इधर, उसके लिए हॉलो स्फीयर के इनसाइड ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो सेकंड वाले रूल के हिसाब से इसके ऊपर इतने सब का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ओनली दिस पार्ट, ओके, जो येलो पार्ट में हम लोगों ने हाईलाइट किया है जो सर्कल, ठीक है, ओनली उसका ही ग्रेविटेशन इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। सो इन दैट केस ऑल्सो वी हैव टू अज्यूम कि जो येलो वाला पार्ट है उसका होल मास इज एट द सेंटर, ठीक है, उसके सेंटर के ऊपर है, एंड इतने में ही अपने को ए लॉ, यू नो, दिस कैन बी यूज्ड। तो इस केस में सपोज इसका है एम डैश, और सपोज इसका है आई गेस एम ले लेते हैं हम लोग, स्मॉल एम, ठीक है, और टोटल अर्थ का था, यू नो, सपोज एम। तो वी हैव टू यूज एफ इज इक्वल टू जी, ओके, ग्रेविटेशन कांस्टेंट एम डैश ही लेना है, क्योंकि जो आउटसाइड जो इसके पड़ रहा है जो ऑब्जेक्ट के, वो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज टू। अगर आपको समझ गया होगा दैट इज़ वेरी गुड। तो आपको आई थिंक ग्रेविटेशन में थियरी में और कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड वी कैन गो टू आवर यू नो क्वेश्चंस, वी कैन गो टू आवर थियरी, ठीक है। तो इस केस में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ, यू नो, व्हाट इज़ अ ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट, अगर इनडायरेक्टली मैं यहाँ बैठे बैठे आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा हूँ, आप वहाँ पे जहाँ पे भी अर्थ के किसी भी पार्ट में आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, आप मेरे ऊपर ग्रेविटेशन इफेक्ट अप्लाई कर रहे हो, इट इज़ यू नो देयर, बट अर्थ का ग्रेविटी मेरे और आपके ऊपर इतना ज़्यादा है कि वो इतना फील नहीं होता, ठीक है। अर्थ का ग्रेविटी आपको यू नो पकड़ के रखता है। सो इफ़ यू अंडरस्टूड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसको कैसे अप्लाई करना है, तो सपोज मैं आपको बोलूँ ना, अगर आपके पास में ग्रेविटेशन का जो अस्त्र आ गया है, ठीक है, इससे आप पूरा यू नो यूनिवर्स को स्टडी कर सकते हो कि कोई चीज़ उसके ऊपर कितना ऑब्जेक्ट यू नो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, अगर आप ये समझ सकते हो, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि मेरे ऊपर ना, मेरे खुद के ऊपर कितना ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट हो रहा है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन मी एंड अर्थ, ठीक है, मी एंड अर्थ, मेरे और अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशन, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है। चलो हम लोग कोशिश करते हैं। सपोज दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, सो इस साइड में हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर अर्थ, और इसके ऊपर मैं हूँ यहाँ पे, एक काम करते हैं, लेट्स इरेज दिस वन, ठीक है। सो दिस इज मी, ठीक है, मैं यहाँ पे अर्थ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। सपोज माई वेट, ठीक है, मेरा मास है सपोज 80 kg, सपोज बोल रहा हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक काम कर सकते हैं आप, इसमें आपका खुद का वेट डाल के देखो। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि अर्थ अपने ऊपर कितना इफेक्ट अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसके लिए अपने को मास ऑफ द अर्थ भी लगेगा। सो एक काम करते हैं, लेट्स गूगल इट, व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ, सो इट इज़ 5.97 इंटू 10⁻²4, ठीक है, ध्यान में रखना है 5.97 इंटू, एक काम करते हैं, इसको लॉक करता हूँ, ठीक है। सो मास ऑफ, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 5.97 इंटू 10⁻²4 kg, ठीक है। सो नाउ वी फिगर्ड आउट व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ, रेडियस इज इक्वल टू is 6.4, total is 12,400, ओके। काम करते हैं, ये भी देख लेते हैं, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.378, ओके, 6.4 या फिर 6,400, ओके। सो रेडियस ऑफ अर्थ इज 6,400 किलोमीटर्स। सो दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं मीटर में लिखूँ तो आर आई कैन राइट 6.4 इंटू 10⁻², आई गेस 3 इधर 6 मीटर। सो किलोमीटर का 1000 10⁻³ हो गया, और पॉइंट को मैंने 3 डिजिट इधर शिफ्ट किया तो 10⁻6 हो गया, ठीक है। सो नाउ इफ यू अंडरस्टूड, अपने को जो भी चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, आई गेस मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी ऑलरेडी हैव। तो चलो शुरू करते हैं। सो दिस इज फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू मास या फिर जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ओके। सो नाउ
मेरा मास m1 हो गया, सपोज दिस इज मास ऑफ अर्थ m2, ठीक है। एक काम करते हैं, दिस इज m2 एंड दिस बिकम्स m1, ठीक है। सो मास ऑफ अर्थ इज m2 एंड मेरा मास m1 है, एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू फिगर आउट क्या रहते हैं। एंड g का वैल्यू आपको सबको पता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, ठीक है। दीज आर थिंग्स यू ऑलरेडी नो, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू यहाँ पे आ गया मास m1, सपोज मेरा ये 80 kg, 80 इंटू आप यहाँ पे आपको खुद का रख सकते हो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इसका दूसरा है 5.97 इंटू 10⁻24, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ सो इजी फॉर यू टू सी, डिवाइड बाई r। अभी रेडियस इज 6.4 इंटू 10⁻6, ठीक है, और स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है, एक काम करते हैं, जितने भी 10⁻² है, 10⁻11, 10⁻24, उसको एक बाजू में ले लेते हैं, ठीक है। सो 6.67 इंटू 80 इंटू 5.97 इंटू 10⁻11 था इंटू 10⁻24 था, और इसमें हम लोग 6.4 स्क्वायर ही रखता हूँ और 10⁻² इसको इस साइड में ले लेता हूँ। सो 10⁻6 को स्क्वायर किया तो 10⁻12 होना चाहिए, 10⁻12, ठीक है। अभी ये सबको अगर मैं 10⁻12 को इधर से ऊपर सेंड करूँ, ठीक है, इफ़ दिस गोज अप, ठीक है, मैं एक बार इधर से मार्क कर दूँ, ये इधर चला गया, तो वी कैन राइट 10⁻12। तो अगर मैं सबको मॉडिफाई करने के बाद में इफ़ आई जस्ट राइट इट डाउन, लेट मी चेक, लेट मी यूज़ द सेम कलर। तो 6.67 इंटू 80 इंटू 5.97 डिवाइड बाई 6.4 स्क्वायर, और इधर आपको क्या मिलेगा 10⁻11 और 10⁻12। सो 10⁻11, 10⁻12 वो 10⁻23 होता है, तो आई गेस यहाँ पे आपको सिर्फ 10 मिलेगा, ये सब मल्टीप्लाई करके 10 मिलेगा। एंड इफ़ यू जस्ट अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, 6.67 और 5.97 अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाई 6.4 का होल स्क्वायर, तो एनीवे आपको यू नो दिस विल कट, कुछ तो इतना कुछ यूनिक नहीं मिलेगा आपको, नियर बाई ओनली 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं उसको इसी फॉर्म में रख दूँ, ठीक है, तो 80 इंटू 10, बाकी इधर यू नो एक कट पिट करके 1 पॉइंट, दिस इज अ अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। अगर आपको चाहिए आप उसको कर सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 80 इंटू 10 एंड दिस इज़ अ फोर्स, ठीक है। सो दिस इज़ अ फोर्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स अपने ऊपर कितना हो रहा है, F इज इक्वल टू, या फिर मैं लिखता हूँ अप्रॉक्सीमेशन का साइन है, सो अप्रॉक्सीमेटली 80 इंटू 10, सो F इज इक्वल टू 80, या फिर अप्रॉक्सीमेशन का साइन ही रखते हैं 80 इंटू या फिर 800, ओके, सो 800 न्यूटन। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स अर्थ अपने ऊपर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। दिस ऑलरेडी यू नो, दिस इज फोर्स 800 न्यूटन, आपका पता है। अगर सपोज माई वेट इज 80 kg, तो उसमें हम लोग 9.81 मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर यू नो इफ़ यू टेक इट 10, ठीक है ना, जी का वैल्यू अगर आपने 10 रख दिया तो भी आपको यू नो मेरा मास 80 है, इंटू जी का वैल्यू 10 करोगे तो 800 ही आएगा। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्चुअली अर्थ अपने ऊपर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। दिस इज अमाउंट ऑफ फोर्स अर्थ अपने ऊपर अप्लाई कर रहा है। सो नाउ यू नो, नाउ यू अंडरस्टूड कि यू नो ग्रेविटेशन फोर्स का जो फॉर्मूला है उसका यूज़ कैसे करना है एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज, ठीक है। ओके, सो इफ़ यू अंडरस्टूड, ओके, नाउ जस्ट सी, अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ पता है, ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा, जो अपने ग्रेविटेशन फोर्स का जो यू नो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने यूज़ करके अर्थ अपने ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अपने ऊपर नहीं, मतलब मेरे ऊपर, मेरा वेट 80 kg है, आपका कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट आपका ये आएगा। सो इन दिस केस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे केस में तो 800 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, दिस इज अप्रॉक्सीमेशन। अगर यू नो इफ आई जस्ट यूज द न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पता है सबको। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, मैं अर्थ को यू नो अर्थ मेरे को, या फिर मैं अर्थ को कौन से एक्सेलरेशन से खींच रहा हूँ, ठीक है। इफ़ आई यूज F डिवाइड बाई m1, मतलब मेरा वेट, ठीक है। इफ़ आई यूज द F डिवाइड बाई m1, फोर्स इज 800 डिवाइड बाई m1। अगर मेरा कंसिडर करें, ठीक है, मेरा एक्सेलरेशन इज आई गेस 800 और मेरा वेट है 80। सो अगर मैं इसको कट करूँ, सो आई एम गेटिंग 80, ठीक है। या फिर सॉरी, इफ़ आई, ओके जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको प्रॉपरली मॉडिफाई करके लिखता हूँ। सो 800 इज द टोटल फोर्स डिवाइड बाई 80, ठीक है। सो अगर इसको मैं कट किया, सो आई एम गेटिंग 10
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स जिससे अर्थ मेरे को खींच रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी को लिखूं, ठीक है, A1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑन मी ड्यू टू अर्थ, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट्स जो भी है इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तो मैं भी अर्थ को खींच रहा हूँ, ठीक है। सो एक्सेलरेशन अगर मैं 2 रखा, 2 इज इक्वल टू जो 8 फोर्स अपॉन m2, सो इसका फोर्स था 800, ठीक है, 800 न्यूटन वाज द फोर्स, और अर्थ का मास वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा है, 5.97 इंटू 10⁻24 सो ये आपको बहुत ही कम मिलेगा अगर मैं इसको मतलब अप्रॉक्सीमेट भी करूँ। सो दिस इज़ वे टू लेस, लाइक एज यू नो फोर्स मेरे और अर्थ के बीच में एक्ट हो रहा है, तो अर्थ मेरे को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से मेरे को नीचे ड्रैग कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है। बट द इशू इज व्हाट, अर्थ के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन 10⁻24 के आसपास आएगा, ठीक है। सो 10⁻24 मतलब इट्स वे टू लेस, मतलब उसका अर्थ के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं है, जबकि मैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे डाउनवर्ड लाइक सॉरी इफ आई जस्ट ड्रॉप इट, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, लेकिन इसने भी अर्थ को खींचा, लेकिन अर्थ इतना बड़ा है, उसका खुद का इतना मास है कि इट्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन एस्टिमेट इट। सो A2 इज द acceleration with which I am pulling earth towards me, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टूड मेरे ऊपर अर्थ या फिर मैं अर्थ के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। सो दोनों केस में सेम है, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होने चाहिए। सो इस केस में विद दिस कैलकुलेशन अपने को प्रूफ हो गया कि मैं अर्थ के ऊपर और अर्थ मेरे ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 800 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, बिकॉज मेरा वेट 80 है इसलिए 800, आपका अगर 50 है तो 500 न्यूटन रहेगा, ठीक है। सो इफ यू अंडरस्टूड दिस, मैं अर्थ को इफ यू यूज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ओके, फ्रॉम मैं लिख देता हूँ या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम, आई गेस जगह ही नहीं छोड़ी मैंने किधर, यहाँ पे लिखता हूँ, वो नेक्स्ट पेज पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपने अप्लाई किया। सो दिस इज द 10 मीटर पर सेकेंड जो अर्थ मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है और मैं अर्थ को खींच रहा हूँ जो बहुत ही कम मैग्नीट्यूड है। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस, चलो हम लोग थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आई विल जस्ट राइट द क्वेश्चन हियर, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, काम कर सकते हो आप, ऑब्वियसली मैं लिखने का प्रोसेस कट कर दूंगा, सो यू कैन रीड द क्वेश्चन और आप उसी हिसाब से उसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। वाइल राइटिंग आई थिंक आपने लिख लिया रहेगा। सो इफ़ यू हैव रिटन इट, आप थोड़ा वीडियो पॉज करो, आप उसको एक बार ट्राई करो, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व हो गया दैट इज़ गुड, ओके, वी कैन स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरवाइज एक बार इसको अपन सॉल्व करेंगे डिटेल में प्रॉपरली, ठीक है। सो 3 पॉइंट masses m each are placed at the 3 vertices of an equilateral triangle of side A. Find net gravitational force on any point mass, ठीक है। इसने बोला है फाइंड द नेट ग्रेविटेशन फोर्स ऑन एनी पॉइंट मास। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट लेट्स ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एक काम करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज आवर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। सो सपोज दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अपने पास मैजिक है, ट्रायंगल ड्रॉ हो गया है। सो एज पर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला क्या है इसने, ठीक है। 3 पॉइंट मासेस m each are placed at the 3 vertices of a equilateral triangle, okay. So this is, suppose यहाँ पे एक पॉइंट रखा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट वहाँ पे, ओके। सो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे डिस्टेंस r ले लिया तीनों डायरेक्शन में, एंड वी ऑल नो इसके बीच में एंगल कितना रहेगा, इट्स एंगल इज ऑलवेज 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का टोटल एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री, और इक्विलैटरल है तो तीनों साइड में, यहाँ पे और यहाँ पे, ऑल 3 विल बी 60 डिग्री, ठीक है। उनका साइड का लेंथ भी सेम रहेगा, ओके।
सो इफ़ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, अगर आपको क्वेश्चन समझ गया, तो उसने बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है, ओके इसने क्वेश्चन में साइड ए दिया है तो अपने को भी ए ही लेना चाहिए, ठीक है। सो साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ए। इसने क्या बोला, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी पॉइंट मास, ठीक है। लेटेस्ट टेक हम लोगों ने कोई हम लोग इस पॉइंट पे अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल पॉइंट्स, दिस इज एम, दिस इज एम, दिस इज एम, तीनों का मास एम है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम लोगों ने इस पॉइंट पे अज्यूम करना चालू किया तो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग, ठीक है। एक काम करते हैं, व्हाट आर द फोर्सेस, मैं एक काम करता हूँ, मार्क करता हूँ। सो दिस इज वन फोर्स, वाई नॉट सेलेक्टेड, काम करते हैं, डन, ठीक है। सो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग हियर, एक तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, लेट मी मार्क इट, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है इसके ऊपर, और दूसरा इस डायरेक्शन से फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। देयर आर टू डायरेक्शन, इसके ऊपर ही एक्ट हो रहा है बिकॉज दीज टू मासेस आर एक्टिंग, बिकॉज ऑफ दीज टू मासेस देयर इज अ ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है। सो अगर मैं बोलूँ, इसका एक काम करते हैं, इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट ए, बी एंड सी, देयर आर 3 पॉइंट्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ दिस विल बिकम, रेड कलर में लिखते हैं, सो दिस इज फोर्स ऑफ ए, ओके, एंड दिस इज, काम करते इसको हटाता हूँ मैं, फोर्स ऑफ बी, नो सी, एक काम करते हैं, दिस इज फोर्स ड्यू टू बी, okay, this is force due to B, this is force due to C. So there are two forces and if you see it's a equilateral triangle, तो इनके बीच का डिस्टेंस सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में, आई थिंक फोर्स ऑफ ए या फिर फोर्स ऑन ए, ठीक है, ए के ऊपर एक्ट हो रहा है, फोर्स बी इज इक्वल टू फोर्स सी विच इज इक्वल टू अपना जो फॉर्मूला है जी एम इंटू एम। सो इस केस में कैसा, दोनों मास सेम ही है, एम एम इंटू आर डिवाइड बाई ए स्क्वायर या डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज अ लॉ, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो एक अपने पास दो ऑप्शन है, जब कभी भी इक्वल एंड अपोजिट, आई मीन इक्वल फोर्सेस है और दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग सीधा वेक्टर एडिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप उसको फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हो एक्स और वाई में और उसको ऐड कर सकते हो। सिंस देयर आर ओनली टू फोर्सेस और ये दोनों इक्वल फोर्सेस है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, अगर दोनों इक्वल फोर्सेस है सो देयर विल बी नेट फोर्स एक्टिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ दिस विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग, एफ नेट। सो दिस नेट फोर्स एक्चुअली विल बी समीशन ऑफ दीज टू फोर्सेस, ठीक है। इनडायरेक्टली अगर दो डायरेक्शन से ये फोर्सेस को खींच रहा है तो उसका समीशन, बिकॉज ये दोनों सेम है, एफ सी एंड एफ पी इज सेम, तो दिस विल बी सिमिलर, ओके। दिस विल बी व्हाट, एडिशन ऑफ दीज टू। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, वेक्टर एडिशन, मैं एक काम करता हूँ, लेट मी राइट इट हियर, एडिंग दीज टू फोर्सेस, these two equal forces vectorally, मतलब वेक्टर एडिशन के हिसाब से अगर हम लोगों ने इसको ऐड किया तो द फॉर्मूला इज व्हाट, एफ नेट, ओके, एफ नेट, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, ओके। सो दिस इज अ फॉर्मूला, आपने देखा रहेगा, ठीक है। सो आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल, अदरवाइज मैंने बोला है इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करने के एफ निकालो, एफ निकालो और बाद में दोनों को ऐड करो। सो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। अगर दो फोर्स इक्वल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर उनका इक्वल है और उसके बीच का एंगल पता है, तो आपको पता है उसके बाइसेक्टर के ऊपर ही आपका नेट फोर्स रहेगा। तो इफ आई अप्लाई हियर, अगर मैं लिख दूँ एफ नेट इज इक्वल टू F1 का क्या है, लेट्स से ये सब फोर्सेस इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं F, से इट इज़ F, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 इंटू F2, F स्क्वायर ही हो जाएगा, एंड कॉस ऑफ 60 विल बी व्हाट, इज द वैल्यू ऑफ cos 60, आई गेस इट इज़ 1/2,
1/2. Okay, cos this angle is 60, so this will be 1/2. So if I solve this, I should be getting यहाँ पे this is 2f² प्लस यहाँ पे आपको है 1/2, और ये अगर आपने इसको कट मार दिया, so this will be again f², so that will give you 3f², या फिर लिख सकते हैं हम लोग 3f. So net force is acting 3f, so f net force will be acting √3f. So I hope you understood. अगर क्वेश्चन में जो बोला था 3 पॉइंट मासेस, उसको उसने रख दिया है उसके वर्टेक्स के ऊपर, ठीक है, वर्टाइसेस के ऊपर, एक यहाँ पे m1, m2, m3, और अगर किसी एक पॉइंट पे, सपोज हम लोगों ने वहाँ पे कंसीडर किया था देयर इज अ पॉइंट a, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे अगर ये फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड. लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन. सी इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन, मैं एक बार रीड करता हूँ. अगर आप अगेन एज आई ऑलरेडी सेड कि आप एक बार क्वेश्चन रीड करो, ठीक है. रीड करने के बाद अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अगेन हम लोग उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे. सो 3 इक्वल मासेस m kg each are fixed at the 3 vertices of a equilateral triangle, ठीक है. ट्राइंगल ABC है, भूल गया मैं लिखना. सो 3 इक्वल मासेस ऑफ m kg each are fixed at the vertices of a equilateral triangle, ठीक है. पहला क्वेश्चन में क्या, पहले पार्ट में क्या लो, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास 2m प्लेस्ड एट द सेंटर G ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है. व्हाट इज द मास 2m प्लेस्ड एट द सेंटर, ठीक है. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग, ठीक है, सेंटर वाले के ऊपर. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग, तो एक काम कर दे, फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द अगेन इक्विलैटरल ट्राइंगल. सो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है. सो वी आर हैविंग, आई गेस दिस इज नॉट इक्विलैटरल, हाँ सिमिलर है, इक्विलैटरल ट्राइंगल. वी गॉट इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑलमोस्ट इक्विलैटरल है. सो आई गेस एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं, ठीक है. सो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ बिकॉज वी हैव टू सी लॉट ऑफ फोर्सेस, ठीक है. सो दिस इज द इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके, एंड सपोज दिस इज पॉइंट A एंड सपोज यहाँ पे B एंड यहाँ पे C, ओके. सो देयर आर 3 forces A, B and C, okay. So now if I just modify this, okay, इसमें क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, 3 इक्वल मासेस, ठीक है, तीनों का मास सेम है. तो मैं एक काम करता हूँ, 3 यहाँ पे मासेस रखता हूँ इक्वल, M एंड दिस इज ऑल्सो M. 3 इक्वल मासेस बोला है. ट्राइंगल ABC हो गया, ओके, फिक्स्ड हो गया. लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है, दैट वी ऑलरेडी नो. सो लेंथ जो है उसका 1 मीटर है. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m प्लेस्ड एट द सेंटर, ठीक है. एक यहाँ पे उसने सेंटर, इसका जो भी सेंट्रोइड है, यहाँ पे उसने 2m का मास रखा है, ओके. सब वर्टेक्सेस के ऊपर मास m है और उसके सेंटर पे 2m है, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, ठीक है. सो नाउ ओनली यू नो कि इसके वर्टेक्स पे रखा है, तो इसके वर्टेक्स के आई मीन इसके जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, सेंटर, ठीक है, G, इस हम लोग इस पॉइंट को G बोलते हैं, ठीक है. तो ये सेंट्रॉइड के ऊपर व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग. सो वन यू नो कि एक तो सीधा ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, वर्टिकली अप रहेगा. दूसरा A डायरेक्शन में रहेगा, तीसरा इस डायरेक्शन में रहेगा. सो देयर आर 3 फोर्सेस, ठीक है. एक काम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. मैं फोर्सेस का नामकरण कर देता हूँ, ठीक है. सो F, सपोज दिस इज FC, दिस इज FA एंड दिस इज FB, ठीक है. इफ यू जस्ट सॉल्व दिस, काम करते हैं, यहाँ से लिखते हैं बिकॉज बोथ आर विजिबल, तो यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है. FA, फोर्स ऑन A वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है. हम लोग उसका डायरेक्शन भी दे देंगे, सो इट्स इजी फॉर अस टू एनालाइज द फोर्स, ठीक है. F ऑफ A इज कितना है, G स्मॉल m, A का m, और जो यहाँ पे सेंटर में था मास, दैट इज 2 times m डिवाइड बाई डिस्टेंस. डिस्टेंस सब जगह पे L है, सो 1 का स्क्वायर में रखता हूँ विच इज इक्वल टू 1. तो अभी से हम लोग टेंशन ले लेंगे उसका, 2gm स्क्वायर. दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स F ऑफ A. F ऑफ B और F ऑफ C, इनका भी डिस्टेंस
ओके, आई थिंक सेंट्रोइड से डिस्टेंस वो लोगों ने दिया है, टेक एल। सो इनका भी डिस्टेंस आई गेस 1 ही है, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चन, ठीक है। इनका भी डिस्टेंस 1 है, तो लेट्स यूज द फॉर्मूला और हम लोग सी एफ ऑफ ए कौन से डायरेक्शन में, इट्स वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। हम लोगों ने डायरेक्शन भी लिख दिया है, एफ ऑफ बी, ओके, एफ ऑफ बी विल बी अगेन जी, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2gm, या फिर वापस से लिखते हैं, नो इशू, gm 2m डिवाइड बाई 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2gm स्क्वायर। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, दिस इज, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नैरो करता हूँ मैं, आई गेस यहाँ से करना पड़ेगा। तो दिस इज माई वर्टिकल लाइन, ठीक है। एफ ऑफ बी देख रहा हूँ मैं, ओके, नो इशू, ठीक है। आई गेस दिस इज, हम लोगों ने थिकनेस 8 लिया था तो 8 ही लेते हैं, नो इशू। एंड व्हाट अबाउट द एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। व्हाट इज द एंगल, ठीक है। अगर मैं एंगल बोलूँ तो उसका एंगल कितना रहेगा, वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑल्सो। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका ना मस्त सा एक कोई कलर चेंज करते हैं, एंड सपोज हम लोगों ने ब्लू लिया है, ठीक है, डन। तो इसका एंगल क्या रहेगा, अगर मैं इसको फोर्स को एक्सटेंड करूँ तो दिस बिकम्स 30, इधर का 30 हो जाना चाहिए, और अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करूँ तो दिस ऑल्सो बिकम्स 30, ठीक है। ये 30 हो गया सेंट्रल, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, दिस इज अपोजिट एंगल्स, तो अपोजिट एंगल एक यहाँ पे 30 है तो इधर भी 30 हो जाएगा, ठीक है। सो वी नो दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, एंड दिस इज एफ ऑफ बी। सिमिलरली वी हैव टू सी एफ ऑफ सी, ठीक है, एफ ऑफ सी, इसका भी सेम हो जाएगा 2gm स्क्वायर डिवाइड बाई, ओके, डिवाइड कुछ है ही नहीं, ओके, फोर्स इज द सेम डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस इज सेम। सो इसका भी डायरेक्शन हम लोग लिख देते हैं, इसका डायरेक्शन हो जाएगा, लेट मी चेक द, यूज द सेम कलर सो इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड थिकनेस भी कम ही रखते हैं बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ द रेफरेंस लाइन, ठीक है। सो दिस इज द रेफरेंस लाइन एंड कम बैक टू आवर, ओके, सो नाउ दिस इज द फोर्स। अगर हम लोग इसको यू नो एफ ऑफ सी यहाँ से या फिर सपोज यहाँ से इस डायरेक्शन में है, सो व्हाट इज द एंगल हियर, अगेन दिस बिकम्स 30 डिग्री, ये आपको 30 डिग्री हो जाएगा बिकॉज इट विल बी बाइसेक्टर, और यहाँ से जो पास हो रहा है दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री। सो दिस इज एफ ऑफ सी, ओके। सो नाउ हम लोगों ने तीनों का फोर्स निकाल दिया, बट वी रिक्वायर द एफ नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम लोगों को कुछ तो भी करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू कैलकुलेट द नेट फोर्स, एक काम करते हैं, इसको हम लोग को रिजॉल्व करना है, ठीक है। लेट्स टेक येलो कलर, ठीक है। एक हो जाएगा एफ सी इस डायरेक्शन में और दूसरा हो जाएगा एफ सी वाई डायरेक्शन में, ठीक है। एक यहाँ पे एफ सी, एक काम करते हैं, एफ सी एक्स डायरेक्शन का फोर्स क्या हो जाएगा, एफ सी कॉस ऑफ 30, और दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगा एफ सी साइन ऑफ 30। आई होप यू रिमेंबर कि जिसके साथ में भी एंगल मेजरमेंट किया है, सपोज हम लोगों ने एक्स एक्सिस के साथ में यहाँ पे एंगल मेजरमेंट किया है, तो एक्स एक्सिस का कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, और जहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोगों ने एंगल एक्स से मेजर किया था, तो दूसरा उसका काउंटर पार्ट आपको साइन में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं करता हूँ एफ बी, ये हो जाएगा साइन ऑफ 30, आई होप यू नो दिस, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ बी कॉस ऑफ 30। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो अगर हम लोगों ने समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई लिया, ठीक है, एक काम करते हैं, वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, अगर मैं लिखूँ समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डायरेक्शन, ठीक है, वाई एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्स है, एक तो एफ ऑफ बी कॉस वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो इन दिस डायरेक्शन तो मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ बी कॉस ऑफ 30 माइनस में रहेगा बिकॉज निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा वाला है आपको ये वाला फोर्स है, ठीक है, इट्स पॉजिटिव डायरेक्शन, दूसरा वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। सो आई शुड बी राइटिंग प्लस एफ ऑफ सी कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। सो अगर आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक्स डायरेक्शन में मतलब इसके एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इफ आई टेक समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, एक तो सीधा सीधा पहले एफ ऑफ ए है,
ठीक है, एफ ऑफ ए यू कैन सी इट्स गोइंग अपवर्ड, और बाकी दोनों का साइन कंपोनेंट गोइंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो गोइंग डाउनवर्ड मतलब अपने को माइनस लिखना चाहिए, एफ ऑफ बी साइन ऑफ 30 एक हो गया, दूसरा माइनस एफ ऑफ सी, उसका भी साइन कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट 30। ठीक है, आई गेस विद दिस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ़ यू राइट जी 2m स्क्वायर, ठीक है, सब जगह पे 2m ही था, एंड यहाँ पे डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो दिस इज फोर्स माइनस, अगर आपने इसका वाला किया साइन 30, साइन 30 इज 1/2, तो अपना क्या हो जाएगा जी 2m स्क्वायर डिवाइड बाई साइन 30 का डिवाइड बाई 2 माइनस जी साइन 30। ओके, साइन 30 एक काम करते पूरा लिखते हैं, जी 2m स्क्वायर डिवाइड बाई साइन 30 इज 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इफ़ यू सॉल्व दिस तो एट द एंड ये अपने को मिलेगा 0। ठीक है, जी 2m स्क्वायर और दिस वन। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर सेंटर ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके सेंटर में उसने बोला है फाइंड आउट करो, तो यू नो कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस से टिंगू सा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आई गेस, हाँ। सो वी आर हैविंग ए ट्राइंगल, तो अगर उसके सेंटर पे है, ठीक है, इफ़ यू सी दिस इज अ सेंटर, तो एक इधर फोर्स है, दूसरा ए बाजू में फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा, तीसरा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो ऑल दीज फोर्सेस अगर इस फोर्स का एक ए कंपोनेंट हो जाएगा, दूसरा ए कंपोनेंट हो जाएगा, इस फोर्स का भी एक इधर हो जाएगा और दूसरा इधर हो जाएगा, ये सब मिलके एक दूसरे को, इसको इधर कैंसिल कर देगा ये दोनों, और ये दोनों का डाउनवर्ड विल बैलेंस द अपवर्ड। तो अगर कभी उसके सेंट्रॉइड, अगर तीनों इट्स इक्विलैटरल, ठीक है, अगर वो रेगुलर ट्राइंगल है, अगर उसके सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके ऊपर नेट ग्रेविटेशन फोर्स विल बी एक्टिंग 0। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट हम लोगों का हो गया। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास 2m प्लेस्ड एट द सेंटर G ऑफ अ ट्राइंगल? व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स A इज डबल्ड? अभी यहाँ पे मास सपोज वर्टेक्स A में है, सेकेंड केस में आपने यहाँ पे 2m कर दिया। ठीक है, सो व्हाट इज द फोर्स? ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इफ मास एट 2m is mass at vertex A is doubled, या फिर मैं ब्रैकेट में रखता हूँ 2 टाइम्स द मास। ठीक है, अगर इसको डबल कर दिया, सो व्हाट इज द सीन? अभी आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, सेम थिंग अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ठीक है, सो व्हाट इज द फोर्स? सी, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, ओनली जहाँ पे आपने मास m रखा था, ठीक है, ए के टाइम पे, वहाँ पे वो डबल हो जाएगा। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, लेट्स सी क्विकली हम लोग पूरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है एंड यहाँ पे अभी मास 2m हो गया है एट दिस पॉइंट, यहाँ पे बाकी जगह पे m है, यहाँ पे भी m है और सेंटर में भी 2m है। ठीक है, एंड एनीवे दिस इज द फोर्सेस। सपोज दिस इज पॉइंट A था यहाँ पे, दिस इज B, दिस इज C, सो f ऑफ B हो गया A, इस डायरेक्शन में f ऑफ C हो गया, इस डायरेक्शन में f ऑफ A हो गया। ठीक है, सो इफ आई जस्ट सॉल्व दिस, f ऑफ A इज इक्वल टू, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द फोर्स, G 2m और 2m दोनों साइड में, ओके, 4m स्क्वायर डिवाइड बाई लेंथ इज L, एनीवे लेंथ इज रिमेन्स द सेम। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2m ही रखता हूँ, 2m इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट विल गिव यू 4m स्क्वायर, G 4m स्क्वायर, डाउनवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड। ठीक है, f ऑफ b अगर मैं इसको लिखूँ तो आपको क्या मिलेगा? सेम जस्ट एज अर्लियर, ओके, पिछले जैसा। f ऑफ c मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम एज अर्लियर। ठीक है, क्योंकि इनका मास और यहाँ पे 2m है, सेंट्रॉइड में जो आपका G पॉइंट है वहाँ पे 2m का 2m ही है, और ये दोनों भी चेंज नहीं हुए, और एट द एंड अपने को बोला है G के ऊपर ही फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो अपने को इसको वापस से कैलकुलेट नहीं करते हैं, जो भी आपका फोर्स है विल जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, तो इसके एक्स डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में वो दूसरे को कट कर दे रहे हैं। ठीक है, उधर कुछ बचा नहीं है, सिर्फ आपको वाई डायरेक्शन में रहेगा। तो अगर मैं अगर इसका जो साइन कंपोनेंट हम लोग वापस से ले ले, ठीक है, सो समेशन ऑफ f ऑफ y लिखूँ मैं। ठीक है, f ऑफ a तो आपको पता है दैट इज G 4 टाइम्स m स्क्वायर अपवर्ड है,
माइनस एफ ऑफ बी साइन ऑफ थीटा विल बी डाउनवर्ड माइनस एफ ऑफ सी साइन ऑफ 30, ठीक है। ओके, सो आई विल बी गेटिंग, ओके, एफ नेट अपने को क्या मिलेगा 4gm स्क्वायर माइनस दिस इज 2gm m स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एफ ऑफ सी वापस से था 2gm स्क्वायर डिवाइड बाई साइन 30 का 1/2 हो जाएगा, नो इशू। अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, इफ़ यू सॉल्व दिस तो आपको क्या मिलेगा एट द एंड, दिस विल कट एंड यहाँ पे 2m, तो मतलब इनडायरेक्टली 2gm स्क्वायर यू विल गेट। सो एफ नेट विल बिकम इक्वल टू 2m स्क्वायर। वो किस लिए है, बिकॉज आपने अनबैलेंस्ड यहाँ पे 2m एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, सो इसकी वजह से दिस विल बी एक्स्ट्रा फोर्स एक्टिंग। और ये फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ऑब्वियसली इट विल बी एक्टिंग अपवर्ड, मतलब g से a की तरफ अपवर्ड जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई मीन वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, आपको समझ गया हाउ टू यूज द ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आवर ओन वेट और कोई भी ऑब्जेक्ट में रहे, ठीक है। द फॉर्मूला इज सिंपल। इसके ऊपर डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस तो नहीं आते JEE में, बट इसके आगे का जो कंसेप्ट है हम लोग जो सीखने वाले हैं, यू नो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन पोटेंशियल और सैटेलाइट, ये सब में ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। और ये फॉर्मूला के बेस पे ही आगे के जो भी फॉर्मूले हैं वो सब डिराइव होने वाले हैं, तो आपके काफ़ी काम का है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, अगर आपको यू नो इन क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको कभी भी इस टाइप का ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है, अगर आपके पास में ऐसा कुछ यू नो, अगर मैं एक काम करता हूँ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करता हूँ एंड सपोज, ठीक है, लेट्स हैव अ रेक्टेंगल। आई थिंक ये रेक्टेंगल बराबर नहीं बना है, ठीक है। सो सपोज हम लोग के पास ऐसा रेक्टेंगल है। अभी तक हम लोगों ने जो भी ये तो रोम्बस टाइप का हो गया, काम करते हैं उसके लिए भी अप्लीकेबल है, बट लेट्स ट्राई टू मेक अ रेक्टेंगल, ठीक है। अगर अपने पास रेक्टेंगल है या फिर अपने पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, आई गेस दिस इज स्क्वायर, ठीक है, या फिर कोई इक्विलैटरल ऐसा टाइप का, एक काम करते हैं, आई जस्ट नीड टू रीड्रॉ इट, वापस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस टाइप का इक्विलैटरल ट्राइंगल है या फिर ऐसा यू नो हेक्सागोन, पेंटागोन, या फिर एक काम करते हैं वापस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स ड्रॉ अ हेक्सागोन, ठीक है, इस टाइप का हेक्सागोन है, या फिर अगर अपने पास पेंटागोन या फिर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, आई थिंक दिस इज पेंटागोन, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब रेगुलर पॉलीगॉन मतलब उसका लेंथ सेम होना चाहिए, ठीक है, और उसके एंगल्स सेम होने चाहिए जितने भी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में आप देखो तो एंगल विल बी ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द एंगल ऑलवेज 90 डिग्री इस केस में रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी, इधर एक मतलब यू नो 60, इधर हेक्सागोन आई गेस 360 को अगर हम लोगों ने 6 से डिवाइड किया था, आई थिंक दिस इज 120 के आसपास में रहेगा, आई थिंक 120 रहेगा, नहीं 120 नहीं, आई गेस दिस इज, हाँ आई थिंक दिस इज 120, ओके, वट एवर इज द एंगल, ठीक है, 120। और यहाँ पे भी इसका जो भी रहेगा डिवाइड बाई 5 करोगे आप, तो जो भी एंगल आएगा इन दिस केस, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया है, अगर ये बोला है इन्होंने चारों बाजू में इन्होंने कुछ तो भी रखा है और उसके सेंटर में कोई वेट रखा है, तो यू नो उसके अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रखा है, सो दिस विल बी ऑलवेज 0। इस केस में भी 0 रहेगा अगर ये चारों साइड में उसने कोई भी फोर्स सेम होना चाहिए, ठीक है, फोर्स शुड बी सेम, आई मीन सॉरी मास शुड बी सेम, ठीक है। आपने जो भी मास रखा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अंदर कितना भी रखो, ठीक है, अंदर का फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कितना भी मास रख दो, ठीक है, ये सब जगह पे अगर मास सेम है तो इसका जो सेंटर पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऊपर नेट ग्रेविटेशन फोर्स विल बी 0, इधर भी 0 रहेगा एंड इधर भी 0 रहेगा। सी विद दिस वी कैन सॉल्व मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट आई होप कि आपको ग्रेविटेशन समझ गया रहेगा। लेट्स सी क्विकली हम लोगों ने इसमें क्या क्या किया है। हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टार्टिंग से सब देखा है, हाउ न्यूटन केम अक्रॉस दिस फार्मूला, उसके एनिमेशन भी देख लिए है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स के लिए 2 अजम्पशंस था वो भी देख लिया है, यू नो फर्स्ट अजम्पशन इज अगर वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसके सेंटर में मास अज्यूम कर लेना है, और दूसरा अगर वो हॉलो स्फीयर है, ठीक है, इन दिस केस, तो अगर ऑब्जेक्ट आउटसाइड है तो उसके सेंटर में अज्यूम कर सकते हैं, लाइक यू नो हियर इन दिस केस, बट अगर वो ऑब्जेक्ट के इनसाइड है तो ऑलवेज इट विल बी 0, ठीक है।
ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन मी एंड अर्थ, ठीक है, मैंने अपने लिए कैलकुलेट किया, आप अपने लिए कर सकते हो, ठीक है, अपना मास रख के, वी हैव सीन दैट। और मैं अर्थ को कितने स्पीड से या फिर कितने एक्सेलरेशन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, अर्थ मेरे को कितनी कर रहा है, ये हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पे दोनों साइड में, ठीक है। उसके ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया था एंड यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया। सिमिलरली यू कैन सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चन एंड इसका जो भी है नोट्स मैं इसको PDF में कन्वर्ट करके आपको शेयर करने वाला हूँ। सो with this we can end the session and hopefully in the next session we'll meet, we'll discuss the acceleration due to gravity, उसका इफेक्ट हाइट और डेप्थ के हिसाब से। so that is going to be very interesting topic और आपके JEE you know और नीट दोनों में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। so with this thank you for watching and I hope आपके काम आया रहेगा। okay, so thank you for watching।